आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने सिंगल फेज मोटर और सिंक्रोनस मोटर के बारे में स्टडी कर लिया है। आज हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, कहाँ कहाँ उसका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से उसके अंदर भाग होते हैं, कौन से रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे थ्री फेज मोटर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे थ्री फेज मोटर हमारी क्या होती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर या थ्री फेज प्रेरण मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मोटर हमारे पास क्या होती है। मोटर का काम क्या होता है? मोटर क्या काम करती है हमारे पास? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। क्या करती है मोटर हमारी? क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर हमारी क्या करती है, मोटर बदलती है। अब हम बात कर रहे हैं थ्री फेज। तो थ्री फेज मोटर हमारी क्या होती है? सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका सिद्धांत क्या होता है। थ्री फेज मोटर किस सिद्धांत के ऊपर काम करती है, प्रिंसिपल क्या होता है इसका? तो ये किस सिद्धांत के ऊपर काम करती है? यह डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। सिद्धांत पर कार्य करती है। या डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो होता क्या उसके बारे में हम लिख लेते हैं। जब किसी धारावाही चालक को जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एक बल पैदा करता है। बल पैदा करता है जिससे हमारी मोटर क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा भाई मोटर हमारी क्या होती है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसको हम क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, यह डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो वह एक बल पैदा करता है। क्या करता है? वह एक बल पैदा करता है जिसके कारण हमारी मोटर क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इसके आगे हम क्या लिखना है, इसके अंदर थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। क्योंकि इसके अंदर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है, सेल्फ स्टार्ट होती है। तो ये सेल्फ स्टार्ट क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। और क्या होता है इसके अंदर, ये डीसी मोटर के सिद्धांत पे काम तो जरूर करती है। हमने लिखा भैया डीसी मोटर के सिद्धांत पे काम करती है। ये डीसी मोटर के सिद्धांत पे काम तो जरूर करती है, लेकिन जो इसकी कार्यप्रणाली व संरचना है वो डीसी मोटर से काफी अलग होती है। क्या होती है? इसकी कार्यप्रणाली डीसी मोटर से काफी अलग होती है और संरचना भी क्या होती है, काफी अलग। तो आगे हम क्या लिखेंगे,
प्रेरण मोटर की कार्यप्रणाली व संरचना डीसी मोटर से काफी अलग होती है। डीसी मोटर से काफी अलग होती है। काफी अलग होती है। क्या होती है? डीसी मोटर की कार्यप्रणाली व संरचना एसी प्रेरण मोटर की कार्यप्रणाली व संरचना डीसी मोटर से क्या होती है? काफी अलग होती है। तो आगे इसमें क्या भाई, एसी मोटर का एसी प्रेरण मोटर के एसी प्रेरण मोटर का रोटर व स्टेटर विद्युत रूप से जुड़े नहीं होते। क्या होता है? जो हमारी एसी प्रेरण मोटर होती है उसके रोटर व स्टेटर क्या होता है भाई? विद्युत रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? विद्युत रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता। ये हमने क्या लगा रखी इस मोटर के ऊपर? पोल लगा रखे हैं। ये हमारा क्या होता है भाई? स्टेटर होता है। क्या है? स्टेटर है। और ये हमारा क्या है? रोटर। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके रोटर व स्टेटर क्या होते हैं? चुंबक विद्युत रूप से जुड़े हुए नहीं होते। किस रूप से जुड़े नहीं होते? विद्युत रूप से जुड़े हुए नहीं होते। तो अब इसके अंदर जब हम क्या करते हैं, इसके स्टेटर के ऊपर हमारी क्या होती है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है। क्या होती है? इसके स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है। क्या होती है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है। जब इसको हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर क्या बनेगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। उस चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? वो चुंबकीय क्षेत्र जो रोटर के अंदर हमने चालक प्रयोग कर रखे हैं, क्या भाई? जब इसके अंदर स्टेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो रोटर के अंदर प्रयोग किए गए चालकों को क्या करेगा? काटेगा। उन चालकों को काटेगा तो उसके अंदर भी क्या पैदा हो जाएगी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा, जिससे हमारी क्या चलती है? मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो आगे हम लिखेंगे रोटर चालक व रोटर चालकों व स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र रोटर चालकों व स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र जो क्या होता है? जो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होता है। स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होता है। जिसके कारण सापेक्ष गति होती है। जिसके कारण सापेक्ष गति होती है। क्या होती है? जिसके कारण सापेक्ष गति होती है। क्या होती है? जिसके कारण सापेक्ष गति होती है। और चालकों के अंदर भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण सापेक्ष गति होती है। और रोटर चालकों में विद्युत वाहक बल
विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र रोटर चालकों को काटता है, रोटर चालकों को काटता है। ये हमारी क्या होती है भाई, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हमने लिखा है। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर हमने लिखी है दोबारा से देख लेते हैं हम। तो हम पढ़ रहे हैं भाई 3 फेज मोटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? 3 फेज मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोटर हमारी क्या होती है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोटर बोलते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं 3 फेज मोटर। तो इसका पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किस सिद्धांत के ऊपर काम करती है। तो जो हमारी 3 फेज मोटर होती है वो डीसी मोटर के सिद्धांत पे क्या करती है? काम करती है। क्या करती है? डीसी मोटर के सिद्धांत पे क्या काम करती है। तो सिद्धांत क्या होता है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर एक बल पैदा होता है जिसके कारण हमारा क्या करता है, रोटर गति करता है। क्या करता है? रोटर गति करता है और मोटर क्या है? चलने लग जाती है। इसका सिद्धांत जरूर डीसी मोटर जैसा होता है, लेकिन जो इसकी कार्य प्रणाली व संरचना होती है वो डीसी मोटर से क्या होती है? काफी अलग होती है। 3 फेज मोटर क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण क्या हो जाती है? सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। प्रेरण मोटर की कार्य प्रणाली व संरचना डीसी मोटर से काफी अलग होती है। क्या होती है? जो हमारी डीसी मोटर होती है उससे एसी मोटर की कार्य प्रणाली व संरचना क्या होती है? काफी अलग होती है। एसी प्रेरण मोटर का रोटर व स्टेटर क्या होता है? विद्युत रूप से जुड़े नहीं होते। ये मोटर का स्टेटर भाग होता है और ये क्या होता है? रोटर भाग होता है। इस स्टेटर के अंदर वाइंडिंग की जाती है जिसको हम क्या देते हैं? 3 फेज सप्लाई देते हैं। इस 3 फेज सप्लाई देने के कारण रोटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा? स्टेटर के अंदर जब हमने 3 फेज सप्लाई दी तो इसके अंदर क्या होगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या करेगा भाई? रोटर चालकों को काटेगा। क्या करेगा? जो स्टेटर के अंदर हमने जो विद्युत धारा दी है उससे क्या भाई? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। वो चुंबकीय क्षेत्र इस रोटर के चालकों को क्या करेगा? काटेगा। जब इस रोटर चालकों को चुंबकीय क्षेत्र काटता है तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाता है? विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल पैदा। ये चीज हमने लिखी हुई। रोटर चालकों व स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होता है। क्या होता है? स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होता है जिसके कारण सापेक्ष गति होती है। क्या हो जाती है? जिसके कारण सापेक्ष गति प्राप्त हो जाती है और रोटर चालकों में विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र रोटर चालकों को काटता है जिसके कारण क्या होती है? मोटर स्टार्ट हो जाती है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास डीसी मोटर कैसी होती है और एसी मोटर कौन सी है। तो एक साइड हम लिखे हैं डीसी मोटर, डीसी मोटर, और यहां लिखेंगे हम एसी मोटर। तो डीसी मोटर हमारी किससे चलती है? डीसी सप्लाई से चलती। पहली बात तो हमें यही पता होना चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? यह डीसी सप्लाई से चलती है। डीसी मोटर हमारी क्या भाई? डीसी सप्लाई से चलती है। यह एसी सप्लाई से चलती है। एसी सप्लाई से चलती है। ये किससे चलती है? एसी सप्लाई से चलती है। इसके रोटर व स्टेटर को सप्लाई दी जाती है। कि क्या किया जाती है? जो हमारी डीसी मोटर होती है उसके रोटर व स्टेटर दोनों को क्या दी जाती है? सप्लाई दी जाती है। इसमें केवल स्टेटर को सप्लाई दी जाती है।
स्टेटर को सप्लाई दी जाती है। सप्लाई दी जाती है, क्या की जाती है इसमें, केवल स्टेटर को सप्लाई दी जाती है। और क्या होता है, आर्मेचर में प्रत्यावर्तित आर्मेचर में प्रत्यावर्तित स्वभाव वाला घुमाव बल के लिए कन्वर्टर की आवश्यकता होती है। कन्वर्टर की आवश्यकता होती है। जो हमारे अंदर इसके अंदर है आर्मेचर प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रत्यावर्तित स्वभाव का घुमावबल पैदा करने के लिए कन्वर्टर की आवश्यकता होती है। और वो कन्वर्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, तो कन्वर्टर के लिए हम करते हैं ब्रूस व दिक कम्यूटेटर। किसका प्रयोग करते हैं, कन्वर्टर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रूस व कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। इसमें जरूरत नहीं होती, क्या है, इसमें इस चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी एसी सप्लाई क्या भाई अपने आप क्या करती है, प्रत्यावर्तित प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसमें जरूरत नहीं है, क्या है, इसमें जरूरत नहीं है। और क्या अंतर इसके अंदर, अगला क्या है, इसमें आर्मेचर घूमता है, इसमें आर्मेचर घूमता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है। क्या होता है, जो हमारी डीसी मोटर होती है उसमें आर्मेचर क्या करता है, वही घूमता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसमें आर्मेचर स्थिर रहता है, इसमें आर्मेचर स्थिर रहता है, चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। और क्या है, स्पीड नियंत्रण आसान है। स्पीड नियंत्रण क्या आसान है, इसमें क्या भाई, इसमें मुश्किल है। तो ये थे हमारे एसी व डीसी के अंदर डिफरेंस। ये मैंने लिखे भाई एसी व डीसी के अंदर हमारे क्या क्या अंतर होते हैं। तो पहला क्या, तभी जो डीसी मोटर होती है हमारी वो डीसी सप्लाई से ही चलती है, और एसी मोटर हमारी क्या चलती है, एसी सप्लाई से चलती है। दूसरा अंतर हमने लिखा भाई, इसके जो डीसी मोटर होती है इसके रोटर व स्टेटर दोनों को सप्लाई दी जाती है, और जो एसी मोटर होती है हमारी केवल उसके स्टेटर को ही सप्लाई दी जाती है। जो हमारी डीसी मोटर होती है उसमें आर्मेचर में प्रत्यावर्तित स्वभाव वाला घुमावबल पैदा करने के लिए हमारे पास कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कन्वर्टर की आवश्यकता होती है। वो कन्वर्टर हमारे पास क्या हो सकता है भाई, ब्रूस हो सकते हैं या कम्यूटेटर हो सकते हैं। लेकिन जो एसी मोटर होती है हमारी उसमें क्या भाई अपने आप प्रत्यावर्तित प्रकार का घुमावबल पैदा होता है, क्योंकि एसी सप्लाई हमारी क्या होती है, प्रत्यावर्तित प्रकार की होती है। फिर क्या भी चौथा अंतर क्या भी, इसमें आर्मेचर घूमता है। जो डीसी मोटर होती है हमारी उसके अंदर क्या करता है, आर्मेचर घूमता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है, स्थिर रहता है। और जो हमारी एसी मोटर होती है उसमें आर्मेचर तो स्थिर रहता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, गति करता है।
डीसी मोटर की स्पीड नियंत्रण क्या भाई आसान है, और एसी मोटर का स्पीड नियंत्रण क्या होता है भाई मुश्किल होता है। अब क्या होता है भाई, जब हम मोटर को स्टार्ट चलाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है भाई, तो जो हमारा मोटर होती है, एसी मोटर होती है, उसके स्टेटर के ऊपर हम क्या कर देते हैं, 3 फेज प्लाई देती हैं। इसके इसके स्टेटर को 3 फेज, इसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है। इसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है, दी जाती है, जिसके कारण जिसके कारण जिस कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या होता है, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी एसी मोटर होती है, प्रेरण मोटर होती है, उसके स्टेटर को हम क्या करते हैं भाई 3 फेज सप्लाई देते हैं, जिसके कारण उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो जो हमारे फेज होते हैं वो कौन कौन से देते हैं हमें, तो जो हमारे फेज है हम इसको देते हैं आर वाई बी। ये हमारे क्या तीनों, ये हमारे पास क्या भाई 3 फेज है, क्या है 3 फेज, ये सप्लाई देते हैं 3 फेज। इसके कारण क्या होता है, मोटर के अंदर हमारे क्या होता है भाई, तो आर के अंदर जो हमारी फ्लक्स पैदा होगी उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स आर, फ्लक्स वाई और फ्लक्स बी। तो ये हमारे पास ये फ्लक्स पैदा हो जाएगी भाई, जब हम क्या करते हैं इसको 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है भाई, फ्लक्स आर, फ्लक्स वाई और फ्लक्स बी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमारी क्या होती है, स्टेटर को सप्लाई दी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है 3 फेज सप्लाई दी जाती है, तो उसके कारण क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो ये हमारे पास 3 फेज दिए थे, जिसके कारण हमारे पास क्या भाई 3 फेज चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो गया। तो आगे क्या, इसमें जो हमारा रोटर होता है उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, रोटर चालकों को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, जिसके कारण एक बिंदु परिपथ बन जाता है। क्या होता है, रोटर रोटर चालकों को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, रोटर चालकों को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, जिसके कारण एक बिंदु परिपथ होता है। क्या होता है, रोटर चालकों को क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है एक बिंदु परिपथ बन जाता है। और क्या होता है, जो हमारे इसके अंदर स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग होती है वो किस प्रकार का काम करती है, मोटर में स्टेटर वाइंडिंग प्राइमरी व रोटर वाइंडिंग द्वितीयक का काम करती है, क्या करती है, जैसे हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर होती है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसी के सिद्धांत पे क्या करते भी काम करती है। तो ऐसी मोटर कौन सी है जो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे भी काम करती है, क्योंकि हम जो हमारी प्रेरण मोटर होती है उसके स्टेटर को सप्लाई देते हैं, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, स्टेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। वह चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, जो हमारी क्या भी रोटर के अंदर वाइंडिंग हो रही है उसके चालकों को क्या करेगा, काटेगा, जिसके कारण उसके अंदर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है जो मोटर की
स्टेटर पे जो वाइंडिंग होती है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है, और जो रोटर के ऊपर वाइंडिंग होती है उसको क्या कहा जाता है भाई, द्वितीयक वाइंडिंग का क्या करती है, काम करती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रेरण मोटर बोलते हैं। प्रेरण का मतलब होता है भाई इंडक्शन, एक का गुण दूसरे के अंदर जाना, तो ये हमारी क्या होती है भाई, प्रेरण मोटर होती है। आगे इसमें क्या है, तो ये थी हमारी प्रेरण मोटर। इसके बारे में आगे हम पढ़ लेते हैं क्या है। इसका अभिलक्षण होता है वो डीसी शंट मोटर जैसा होता है। क्या होता है इसका अभिलक्षण, डीसी शंट मोटर जैसा होता है। तो अब ये काम कैसे करती है, इसका अभिलक्षण डीसी शंट मोटर जैसा है, डीसी शंट मोटर जैसा है। क्या इसका अभिलक्षण डीसी शंट मोटर जैसा होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टेटर फ्लक्स, व रोटर फ्लक्स, स्टेटर फ्लक्स व रोटर फ्लक्स में अंतःक्रिया के कारण क्या होता है भाई, रोटर फ्लक्स व स्टेटर फ्लक्स में अंतःक्रिया के कारण एक बल पैदा होता है। क्या होता है, एक बल पैदा होता है, एक बल पैदा होता है जो रोटर चालकों पे लगता है, जो रोटर चालकों पर क्या होता है, इसका अभिलक्षण डीसी शंट मोटर जैसा होता है। स्टेटर फ्लक्स व रोटर फ्लक्स में अंतःक्रिया के कारण एक बल पैदा होता है जो रोटर चालकों के ऊपर लगता है। किस पे लगता है, रोटर चालकों के ऊपर लगता है। तो क्या हो जाता है, रोटर चालकों पे लगता है, जिससे रोटर व स्टेटर में सापेक्ष गति हो जाती है। क्या हो जाती है, सापेक्ष गति हो जाती है। तो क्या भाई, जिसके कारण रोटर व स्टेटर में सापेक्ष गति होती है। तुल्यकालिक गति, तुल्यकालिक गति हमेशा, तुल्यकालिक का मतलब है सिंक्रोनस गति, तुल्यकालिक गति हमेशा सापेक्ष गति से ज्यादा होती है। क्या होती है, तुल्यकालिक गति हमेशा सापेक्ष गति से ज्यादा होती है, यदि सापेक्ष गति, क्या भाई, यदि सापेक्ष गति तुल्यकालिक गति के बराबर हो गई, यदि सापेक्ष गति तुल्यकालिक गति के बराबर हो गई, गति के बराबर हो गई तो मोटर चलेगी नहीं, तो हमने इसके अंदर लिखा है, तो इसका अभिलक्षण डीसी शंट मोटर जैसा होता है। स्टेटर फ्लक्स व रोटर फ्लक्स में अंतःक्रिया के कारण एक बल पैदा होता है जो रोटर चालकों पर लगता है, जिसे रोटर व स्टेटर में सापेक्ष गति होती है। तुल्यकालिक गति हमेशा सापेक्ष गति से ज्यादा होती है। यदि सापेक्ष गति व तुल्यकालिक गति बराबर हो गई तो मोटर क्या नहीं करेगी, चलेगी नहीं, क्योंकि मोटर चलेगी नहीं, क्योंकि
क्योंकि कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अगर विद्युत वाहक बल नहीं होगा तो टॉर्क शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉर्क शून्य हो जाएगा। ये हमारी थी भाई 3 फेज प्रेरण मोटर। तो इसमें और क्या होता भाई, इस मोटर के बारे में और क्या भाई, सेल्फ स्टार्ट है, उच्च प्रारंभिक टॉर्क, और क्या भाई, दक्षता व अक्षमता उच्च। तो ये हमारी क्या भाई 3 फेज मोटर है। कौन सी है? 3 फेज मोटर है। दक्षता भी अच्छी होती है, टॉर्क भी अच्छा होता है, और अक्षमता भी क्या होती है? अच्छी होती है। तो इसके अंदर आगे हम देखते हैं, ये हमारे पास मोटर के अंदर के भाग है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है हम देख लेते हैं। ये जो हमारे पास होती है, ये हमारे पास है स्टेटर बॉडी। तो स्टेटर बॉडी की गति पूछी जाती है। तो इसकी गति होती है 0। गति क्या होती है इसकी? ये हमारे पास क्या है? स्टेटर बॉडी। तो स्टेटर बॉडी की क्या पूछी जाती है? गति पूछी जाती है। तो इसकी गति होती है 0 आरपीएम। 0 आरपीएम क्या होती है? स्टेटर बॉडी की गति कितनी होती है? 0 आरपीएम। इसके बाद हमारे पास ये 2 नंबर पे ये क्या है? ये हमारे पास है स्टेटर फील्ड, जिसके ऊपर हमारी क्या होती है? वाइंडिंग होती है, स्टेटर फील्ड। तो इसकी गति पूछी जाती है। इसमें क्या होता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र की गति। किसकी होती है? चुंबकीय क्षेत्र की गति। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? NS/RPM। ये क्या होती है हमारे पास? NS/RPM होती है। तो स्टेटर बॉडी होती है, उसकी गति कितनी होती है? 0 RPM होती है। और जो हमारी स्टेटर फील्ड होती है, जिसके ऊपर हमारी क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? चुंबकीय क्षेत्र की गति बोलते हैं। वो हमारे पास क्या होती है? NS/RPM। इसके बाद हमारे पास ये है, ये हमारे पास है रोटर बॉडी। ये हमारे पास क्या है? रोटर बॉडी। इस रोटर बॉडी की गति क्या होती है? इस रोटर बॉडी की गति होती है हमारे पास NR/RPM। क्या होती है? NR/RPM। रोटर बॉडी की गति क्या होती है हमारे पास? NR। इसके बाद हमारे पास ये बच गया है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है रोटर फील्ड। ये हमारे पास क्या है? रोटर फील्ड। तो इस रोटर फील्ड की गति क्या होती है? ये भी क्या होता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है। क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की गति। चुंबकीय क्षेत्र की गति। और ये भी हमारे पास क्या होती है? NS/RPM। तो ये हमने लिखे भाई मोटर के जो स्टेटर और रोटर होता है उसमें कौन कौन सी गति होती है। तो सबसे पहले हमने लिखी भाई स्टेटर बॉडी होती है, जो मोटर की जो बाहर की बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं स्टेटर बॉडी। तो उसकी गति हमारे पास कितनी होती है? 0 RPM होती है। कितनी होती है? 0 RPM होती है। फिर जो स्टेटर होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं? वाइंडिंग स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो उस वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी गति पूछी जाती है। तो उसकी गति हमारे पास क्या होती है? NS/RPM होती है। क्या होती है? NS/RPM होती है, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। उसके बाद जो 3 नंबर वाला हमारे पास है रोटर बॉडी। तो रोटर बॉडी को हम क्या बोलते हैं भाई?
उसकी स्पीड को बोलते हैं हम एन आर, रोटर स्पीड बोलते हैं, वो भी हमारे पास किस में होती है, एन आर आरपीएम में। उसके बाद जो हमारे क्या होते हैं भाई, रोटर के अंदर जो चालक प्रयोग किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रोटर फील्ड। और रोटर फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होती है हमारे पास, एन एस आरपीएम होती है। क्या होती है, एन एस आरपीएम होती है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। और जो रोटर गति होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, मोटर की गति बोलते हैं। तो इसके अंदर हम एक चीज लिख लेते हैं, रोटर गति। जो रोटर गति करता है हमारा, रोटर गति बराबर किसको हम कहते हैं, जो मोटर की गति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रोटर गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोटर गति को ही हम क्या बोलते हैं, मोटर गति बोलते हैं। तो ये आपने अच्छी प्रकार से इसको देखना है, एक एक चीज आपको अच्छी प्रकार से समझाई गई है। अब हम देखते हैं हमारे पास भाई सिंक्रोनस स्पीड कौन सी होती है और रोटर स्पीड कौन सी होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे भाई हमारे पास क्या भाई, सिंक्रोनस गति। किसके बारे में पढ़ेंगे, सिंक्रोनस गति। तो सिंक्रोनस गति हमारी क्या होती है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे, जिस गति पर जिस गति पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, क्या भाई, जिस गति पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गति करता है, और हमारे पास क्या होती है भाई, जिस गति पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गति करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। और इस सिंक्रोनस स्पीड को हम एन एस से लिखते हैं। इस सिंक्रोनस स्पीड को किससे लिखा जाता है, एन एस से। तो एन एस बराबर हमारा क्या होता है, तो एन एस बराबर होता है हमारा 120 एफ बाई टी। क्या होता है हमारे पास, इसके स्टार लगा लो, इस फॉर्मूले से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, चुंबकीय स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सिंक्रोनस गति बोलते हैं। और सिंक्रोनस गति को हम किससे लिखते हैं, एन एस से, सिंक्रोनस स्पीड। तो हमारे पास एफ यहाँ पे क्या है, तो एफ हमारे पास यहाँ पे है आवृत्ति, एफ हमारे पास क्या है, आवृत्ति है। और पी हमारे पास क्या है, पोल है। तो पी हमारे पास क्या है, पोल है। ये हमारे पास क्या होती है भाई, सिंक्रोनस गति होती है। क्या होती है, सिंक्रोनस गति होती है। अब हमारे पास रोटर गति क्या होती है, तो अगला हमारा क्या भाई, रोटर गति। रोटर गति, तो रोटर गति क्या होती है, जिसपे हमारी मोटर चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रोटर गति बोलते हैं। जिस गति पर रोटर घूमता है, क्या है, जिस गति पर रोटर घूमता है, जिस गति पर रोटर घूमता है उसे रोटर गति कहते हैं। इसे मोटर गति भी कहा जाता है, इसे मोटर गति भी कहा जाता है, मोटर गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मोटर गति भी कहा जाता है। और इसको हम किससे लिखते हैं, एन आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एन आर से। तो ये हमारे पास तो हमने लिखी हुई सिंक्रोनस गति क्या होती है और रोटर गति क्या होती है। सिंक्रोनस गति वह होती है जिसपे स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, उसको सिंक्रोनस गति कहा जाता है। और एनएस बराबर क्या होता है भाई, 120 एफ बाई पी। एनएस क्या हमारी सिंक्रोनस स्पीड है और एफ हमारी क्या है, आवृत्ति है। पी हमारे पास क्या है, पोल है। उसके बाद हमने पढ़ा भी रोटर गति क्या होती है। तो रोटर गति क्या होती है, जिस गति पर रोटर घूमता है उसे रोटर गति कहा जाता है या मोटर गति कहा जाता है, जिसको हम किससे लिखते हैं, एन आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एन आर से। इसके आगे हमारे पास है भाई स्लिप। तो इसके आगे हमारे पास है स्लिप क्या होती है।
स्लिप, और स्लिप को हम लिखते हैं एस से, किसे लिखते हैं एस से। तो ये क्या होती है भाई, तो इसमें लिखेंगे हम सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस गति व रोटर गति के अंतर को, सिंक्रोनस गति व रोटर गति के अंतर को, गति के अंतर को स्लिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लिप कहा जाता है। तो हमारे पास क्या भाई, तो हमने लिखा भाई सिंक्रोनस गति व रोटर गति के अंतर को स्लिप कहा जाता है। तो स्लिप हमारे पास क्या भाई, एस बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस गति हमारे पास क्या होती है, एन एस माइनस एन आर। तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई, स्लिप आ गई। क्या आ गई है, स्लिप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्लिप क्या होती है, सिंक्रोनस गति व रोटर गति के अंतर को क्या कहा जाता है, स्लिप कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक इसी में अंशीय स्लिप। अंशीय स्लिप, तो अंशीय स्लिप हमारी क्या होती है भाई, तो अंशीय स्लिप हमारे पास होती है एन एस माइनस एन आर बटे एन एस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अंशीय स्लिप हमारे पास क्या होती है भाई, एन एस माइनस एन आर बटे में एन एस। ये हमारे पास क्या होती है, अंशीय स्लिप। इसके साथ एक चीज और होती है हमारे पास, प्रतिशत स्लिप। अगली हमारे पास क्या हुई, प्रतिशत स्लिप। तो प्रतिशत स्लिप हमारे पास क्या होती है, तो ये हमारे पास होती है एन एस माइनस एन आर बटे में एन एस गुणा में 100। तो हमारे ये तीनों चारों फॉर्मूले का है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने लिखा भाई स्लिप, स्लिप क्या होती है हमारी भाई, तो स्लिप होती है हमारी भी सिंक्रोनस गति व रोटर गति के अंतर को क्या कहा जाता है, स्लिप कहा जाता है। तो क्या एस बराबर हमारे पास क्या होगी, एन एस माइनस एन आर, सिंक्रोनस गति माइनस में रोटर गति के अंतर को स्लिप कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा भी अंशीय स्लिप हमारे पास क्या होती है, तो अंशीय स्लिप हमारे पास होती है एन एस माइनस एन आर बटे एन एस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है प्रतिशत स्लिप हम कैसे निकालते हैं, तो जब प्रतिशत स्लिप निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, प्रतिशत स्लिप बराबर में एन एस माइनस एन आर बटे एन एस गुणा में 100। ये हमारे पास क्या होती है, अंशीय स्लिप, प्रतिशत स्लिप होती है। अब पूछा जाता है जो हमारे पास गिलहरी पिंजरा प्रारूपी मोटर होती है उसमें फुल लोड पे कितनी स्लिप होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ पेपर में। तो क्या भाई, गिलहरी पिंजरा प्रारूपी मोटर का स्लिप 2% से 5% या 1% से 4% तक पूर्ण लोड अक्षमता पर, तो हमने ये याद रखना भाई, जो गिलहरी पिंजरा प्रारूपी मोटर का स्लिप होता है हमारे पास क्या होता है भाई, 2% से 5% या 1% से 4% तक पूर्ण लोड पर होता है। तो ये हमने याद रखना है भाई, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने पढ़ा भाई हमारे पास क्या भाई, सिंक्रोनस गति क्या होती है, जिस गति के ऊपर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। क्या करता है भाई, जिस गति पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र गति करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। तो एन एस बराबर हमारा क्या हो गया भाई, 120 एफ बाई पी। एफ हमारे पास आवर्ती है, पी हमारे पास क्या है, पोल है, एन एस हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड है। उसके बाद हमने पढ़ा भी रोटर गति क्या होती है, जिस गति पर रोटर घूमता है उसको रोटर गति या मोटर गति भी कहा जाता है। तो इसको हम लिखते हैं एनआर से। इसके बाद हमने पढ़ा भाई स्लिप, अगर किसी मोटर के अंदर स्लिप शून्य होगी तो मोटर क्या नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि
तुल्यकालिक गति और रोटर गति के अंदर क्या नहीं रहेगा भाई, कोई अंतर नहीं रहेगा। तो अंतर नहीं रहेगा तो कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, जिससे टॉर्क क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और मोटर क्या नहीं होगी, चलेगी नहीं। तो क्या होता है भाई, सिंक्रोनस गति व रोटर गति के अंदर अंतर होना जरूरी है, जिसके कारण हमारी क्या करती है, मोटर चलती है। तो स्लिप हमारा क्या होता है भाई, स्लिप होती है हमारी भाई सिंक्रोनस गति व रोटर गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, स्लिप कहा जाता है। तो स्लिप बराबर क्या होगा भाई, NS माइनस NR। सिंक्रोनस स्पीड ज्यादा होती है रोटर गति से। तो उसके बाद हमने पढ़ा भी असीय स्लिप क्या होती है, तो असीय स्लिप हमारी होती है NS माइनस NR बटे में NS। उसके बाद हमने पढ़ा भाई प्रतिशत स्लिप क्या होती है, तो प्रतिशत स्लिप हमारी क्या होती है, NS माइनस NR बटे में NS गुणा में 100। फिर पूछा जाता है जो पिंजरा प्रारूपी मोटर होती है उसका स्लिप कितना होता है पूर्ण लोड अक्षमता पर है, तो 2% से 5% या 1% से 4% तक होता है। ये जो ऑप्शन में दिया होगा 2 से 5 या 1 से 4, तो ये हमारा क्या होगा, राइट होगा। दोनों एक साथ कभी भी नहीं दी जाएंगी। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है रोटर वोल्टेज। रोटर वोल्टेज, तो रोटर वोल्टेज हमारी क्या होती है, तो रोटर में वोल्टेज कब पैदा होती है हमारी, जब चुंबकीय क्षेत्र, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र रोटर चालकों को काटता है, रोटर चालकों को काटने से जो वोल्टेज उत्पन्न होती है, जो वोल्टेज उत्पन्न होती है, तो हमारे पास क्या होती है, रोटर वोल्टेज क्या होती है, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र जब रोटर चालकों को काटता है तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, रोटर वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोटर वोल्टेज। अब हम क्या करते हैं भाई, जो हमने 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे उनके ऊपर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इसके बाद एक टॉपिक रहेगा हमारा भी रोटर आवृत्ति। क्या रहेगी, रोटर आवृत्ति के बारे में देख लेते हैं हम। रोटर आवृत्ति हमारी क्या होती है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रोटर आवृत्ति क्या भाई, रोटर आवृत्ति को हम किससे लिखते हैं भाई, तो रोटर आवृत्ति को हम लिखते हैं FR से। किससे लिखते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं भाई FR से। तो हमारे पास ये क्या होती है भाई, S गुणा में F। क्या होती है, S गुणा में F। क्या होती है भाई, रोटर आवृत्ति हमारे पास क्या होती है भाई, S गुणा में F। F हमारे के पास क्या होती है भाई, आवृत्ति। ये हमारे पास क्या है, आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति। और S हमारे पास क्या है, तो S हमारे पास है स्लिप। तो हमारे पास कितनी स्लिप आई है, तो हमारे पास ये रोटर आवृत्ति होती है FR बराबर में S गुणा में F, स्लिप गुणा में आवृत्ति। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया भाई स्टेटर पोल 6 है, हमें दिया हुआ है स्टेटर पोल, जो हमारा स्टेटर है उसके ऊपर पोल कितने हैं, 6 है। आवृत्ति हमें दी हुई है 50 Hz। कितनी देर की है, आवृत्ति हमें दी हुई है 50 Hz। रोटर लोड पर चाल, रोटर लोड पर चाल, रोटर लोड पर जो चाल दी हुई हमें दी हुई है 960 RPM। कितनी, 960 RPM। कितनी दी है, 960 RPM दी हुई है। तो असीय स्लिप होगा। तो क्या पूछ रखी भाई, ये हमें दिया भाई, हमारे पास क्या है, एक मोटर है उसके स्टेटर के ऊपर 6 पोल दिए हुए हैं, आवृत्ति 50 Hz दे रखी है, रोटर लोड पर चाल दे रखी है 960 RPM है। तो प्रतिशत या असीय स्लिप होगा। तो हमसे क्या पूछ रखा भाई, तो हमसे पूछ रहा भाई असीय स्लिप क्या होगा। तो यहां से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं।
तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा भाई, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या भाई, प्रतिशत स्लिप बराबर हमारा क्या होता है, प्रतिशत स्लिप बराबर होता है हमारे NS माइनस में NR बटे में NS गुणा में 100। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास ये फॉर्मूला होता है भाई, प्रतिशत स्लिप बराबर में क्या होता है NS माइनस NR बटे में NS गुणा में 100। तो हमें क्या दिया भाई, स्टेटर पोल दिए हुए कितने 6। तो यहां से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पोल हमें कितने दिए हुए हैं, पोल हमारे पास दिए हुए 6। आवृत्ति कितनी दी हुई है, आवृत्ति दी हुई है 50 Hz। और हमें क्या दिया हुआ है, रोटर लोड पर चाल। तो इसका मतलब क्या दे रखी है हमें, NR दे रखा है। क्या दे रखा है, NR बराबर में कितना दिया हुआ है 960 RPM। तो हमें निकालना क्या है, हमें 80 स्लिप निकालनी है। क्या निकालनी है, 80 स्लिप निकालनी है। तो 80 स्लिप हम निकाल लेंगे। 80 स्लिप निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, NS माइनस में NR बटे में NS गुणा में 100। तो हमारे पास क्या भाई, NR की वैल्यू हमें दी हुई है 960, लेकिन हमारे पास क्या नहीं भाई NS है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, NS निकालना पड़ेगा। तो NS बराबर हमारे क्या होता है, तो NS बराबर हमारे पास होता है भाई 120F गुणा में F बटे में P। तो 120 गुणा में आवृत्ति कितनी दी हुई है 50 बटे में पोल कितने दिए हुए हैं 6। तो जब इसको काटते हैं तो कितने पे कट गया 2 20। तो ये कितना हो गया 20 0 0 और 20 पंजे 100। तो हमारे पास NS कितनी आ गई, 1000 RPM है। कितनी आ गई है 1000 RPM आ गई है। कितनी आ गई हमारे पास 1000 RPM आ गई। अगर हमें यहाँ से स्लिप पूछे अकेला, तो अकेली स्लिप पूछे तो हमारे पास क्या होता भाई, अकेली स्लिप पूछा है तो हमारे पास क्या होता है भाई, तो अकेली स्लिप पूछा है तो हमारे पास होता है NS माइनस में NR। तो NS हमारे पास कितनी आई है 1000 और NR हमारे पास कितना है 960 है, बराबर में कितनी आई है 40। तो स्लिप हमारे पास कितनी आई है 40। लेकिन हमें क्या पूछा भाई 80 स्लिप पूछा हुआ है। तो 80 स्लिप का हमारे पास सूत्र होता है NS माइनस में NR बटे NS गुणा में 100। तो इसके अंदर हम रख लेते हैं। तो प्रतिशत स्लिप बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, प्रतिशत स्लिप बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, NS की वैल्यू हमारे पास आई 1000, कितनी आई है 1000। NR की वैल्यू हमारे पास है 960, कितनी है 960 बटे में NS की वैल्यू कितनी है 1000 गुणा में कितना हो गया हमारे पास 100 हो गया। कितना हो गया 100 गया। इसको करें माइनस करें तो कितना गया 40 बटे में 1000 कितना गया और गुणा में 100 कितना गया 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 से 1 कट गया। तो प्रतिशत स्लिप बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई 4%। कितना आ गया है 4%। ये हमारा क्वेश्चन था भाई। तो हमारे पास कितना आ गया है 4% आ गया है। कितना आ गया है 4%। तो हमें क्या दी हुई थी, तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था हमारे पास एक मोटर दी हुई थी जिसके स्टेटर के ऊपर 6 पोल थे और उसके अंदर कितनी आवृत्ति थी 50 Hz की आवृत्ति थी। तो उसने कहा भाई जो रोटर आवृत्ति, रोटर लोड पर जो चाल थी वो हमारे पास कितनी थी 960। इसका मतलब रोटर चाल हमारे पास कितनी थी 960 RPM। तो हमसे पूछ रखा था भाई प्रतिशत स्लिप होगा। तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा भाई, तो प्रतिशत स्लिप बराबर हमारे क्या होता भाई NS माइनस में NR बटे NS गुणा में 100। तो इसके बाद हमने जो चीजें दी थी वो लिख ली। पोल दिए थे हमारे पास 6, आवृत्ति हमें दी थी 50 Hz, NR बराबर में दिया था 960। 80 स्लिप हमने क्या करनी थी ज्ञात करनी थी। तो 80 स्लिप ज्ञात करनी थी तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 80 स्लिप का NS माइनस में NR बटे NS गुणा में 100। तो हमारे पास NS नहीं है तो पहले हमने क्या कर ली NS निकाल ली। तो NS कैसे निकालनी हमने, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है हमारी 120F गुणा में P बाय P। 120 गुणा में 50 बटे में पोल कितने थे 6। जब इसको काटा तो NS की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1000 RPM आ गई। तो स्लिप हमारे पास कितनी होगी NS माइनस NR, NS 1000 है और NR कितनी है 60 है। तो हमारे पास कितनी होगी 40 आ गई। ये तो आई अकेली स्लिप। अब हमसे पूछ रखा भाई प्रतिशत स्लिप क्या होगी हमारी,
तो प्रतिशत स्लिप होती है NS माइनस में NR बटे में NS गुना में 100। तो 1000 माइनस में 960 बटे में 1000 गुना में 100। तो इसको जब माइनस किया तो कितना आ गया 40 बटे में 1000 गुना में 100। तो जब इसको यहां से काटा तो हमारे पास जो प्रतिशत स्लिप आई है वो कितनी आई है 4% आई है। ये था क्वेश्चन 1। अब अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया भाई स्टेटर पोल दिए हुए 4। क्या दे रखे हैं स्टेटर पोल है 4। स्टेटर पोल बराबर में कितने दिए हैं 4 दिए हैं। इसके बाद दे रखी हुई आवर्ती दे रखी 50 HZ। क्या दे रखी है आवर्ती दे रखी है 50 HZ। और हमें क्या दिया हुआ है NS होगी। NS होगी क्या पूछ रखी है सिंक्रोनस स्पीड होगी। NS होगी यदि प्रतिशत स्लिप 4% है। कितना है 4% है। एक तो हमने क्या करना निकालने भाई NS निकालने सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है। दूसरा हमने क्या करना भाई तो रोटर गति होगी। और क्या करना भाई रोटर गति निकालनी है। क्या करनी है रोटर गति। और क्या दे रखा है रोटर गति और निकालने भी रोटर आवृत्ति। क्या निकालनी है रोटर आवृत्ति। तो ये मैं क्वेश्चन में दिया भाई हमारे पास क्या भी स्टेटर पोल दिए हुए हैं 4। आवृत्ति दे रखी 50 HZ। एक तो हमसे पूछ रखी भी NS मतलब इसकी सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। फिर उसने क्या किया भी आगे क्वेश्चन और ऐड कर दिया है यदि प्रतिशत स्लिप 4% है तो रोटर की गति क्या होगी और रोटर की आवृत्ति क्या होगी। तो यहां से हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हमें जो चीज दी हुई है पोल दी हुई हमें कितने 4। आवृत्ति दी हुई है 50 HZ। और क्या दे रखा है प्रतिशत स्लिप बराबर में दे रखी 4%। कितनी दे रखी है 4%। अब हमने निकालनी क्या चीज है पहले तो हमने निकालनी भी NS और NS हमारी क्या होती है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड तो यहां से हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेते हैं। तो NS बराबर हमारे क्या होता भाई NS बराबर में 120 F/P। क्या होता है NS बराबर में क्या होता भाई NS बराबर होता है 120 F/P। तो 120 तो हमारे पास है गुणा में F में कितनी दी है 50 बटे में पोल कितने दिए हुए हैं 4 दिए हुए हैं। तो जब इसको काटेंगे तो हमारे पास कितने पे कट गया 30 पे। कितने पे कट गया 30 पे। 30 की और 50 की गुणा करें तो हमारे पास कितना आ गया भाई 1500 RPM। कितना आ गया 1500 RPM आ गया। तो NS बराबर हमारे पास क्या हो गया NS बराबर हो गया हमारे पास 1500 RPM रोटेशन पर मिनट। तो पहली हमने सोल्व कर दी है। दूसरा हमसे पूछा हुआ भाई यदि प्रतिशत स्लिप 4% है तो रोटर गति पूछ रखी है हमसे। तो क्या पूछ रखा है दूसरा हमारे पास है रोटर गति। क्या निकालनी है हमने रोटर गति। तो रोटर गति हमारे पास क्या होती है NR होती है। क्या होती है NR। तो यहां से हम क्या करते हैं भाई हमें क्या दिया हुआ है तो यहां से हमारे पास होता है भाई प्रतिशत स्लिप बराबर में क्या होता है NS माइनस NR बटे में NS गुणा में 100। क्या होता है ये होता है हमारे पास भाई प्रतिशत स्लिप बराबर क्या होता है NS माइनस में NR बटे में NS और गुणा में 100। तो हमें क्या दिया यहां से हमने NR की वैल्यू निकालनी। किसकी निकालनी है NR की। तो प्रतिशत स्लिप हमारे पास कितना दिया भाई 4%। कितना दिया है 4% बराबर में NS की वैल्यू हमें कितनी दी है जो हमने निकाली है 1500 माइनस में NR बटे में 1500 गुणा में 100। 2 0 से क्या होगी 2 0 कैंसिल होगी। तो ये हमारे पास कितना हो गया भाई 15 चौके 60 बराबर में क्या हो गया हमारे पास 1500
माइनस में एन आर, यहां से हमारे पास क्या होगा भाई, एन आर बराबर में क्या होगा भाई 1500 माइनस में 60 बराबर में कितनी होगी 1440। तो एन आर हमारे पास कितनी आ गई है, तो एन आर हमारे पास आ गई है 1440 आरपीएम। कितनी आ गई है 1440 आरपीएम आ गई। कितनी आ गई है 1440 आरपीएम हमारे पास क्या आ गई भाई एन आर आ गई है। तो हमें क्या दिया हुआ था, तो हमें क्या करनी थी, रोटर गति निकालनी थी। तो रोटर गति निकालने के लिए हमारे पास क्या होता भाई, तो हमारे पास होती है प्रतिशत स्लिप बराबर में एन एस माइनस में एन आर बटे में एन एस गुणा में 100। तो प्रतिशत स्लिप हमारे पास कितनी दी थी 4। तो मैंने क्या लिख लिया भाई, प्रतिशत स्लिप को रख लिया 4। तो 1500 माइनस में हमारे पास कितना हो गया भाई, 1500 माइनस में एन आर कितना हो गया, 1500 माइनस में एन आर हो गया है। और एन आर की वैल्यू हमने क्या करनी थी, निकालनी थी। बटे में क्या होगा भाई 1500 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है। 15 की 4 से गुणा करें तो कितना आ गया भाई 60 आ गया। तो यहाँ से 1500 माइनस एन आर, यहाँ से एन आर को हम इस साइड लिया है तो हमारे पास क्या हो गई 1500 माइनस में 60, तो बराबर में कितना आ गया भाई 1440 आरपीएम। अब हमने क्या करनी थी, तो तीसरी चीज हमने निकालनी थी रोटर आवृत्ति। क्या निकालनी थी, रोटर आवृत्ति। क्या निकालनी थी, रोटर आवृत्ति निकालनी थी हमने। क्या निकालनी थी, रोटर आवृत्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं एफ आर। तो रोटर आवृत्ति हमारे पास क्या होती है, तो ये होती है हमारे पास स्लिप गुणा में आवृत्ति। क्या होती है, स्लिप गुणा में आवृत्ति। स्लिप की वैल्यू हमें दी हुई है 4%। कितनी दी है 4%। आवृत्ति की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 50। कितनी दी हुई है 50। तो यहां से हम निकाल लेते हैं एफ आर बराबर हमारे क्या होगा भाई 4 गुणा में 50%। तो भाग में क्या आ गया भाई 100। 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 से कितने पे कट गया 2 पे, और 2 से कितने पे कट गया 2 पे। तो हमारे पास कितनी आ गई 2HZ। तो हमारे पास क्या आ गई भाई एफ आर बराबर में कितनी आ गई 2HZ। कितनी आ गई है 2HZ आ गई। कितनी आ गई है 2HZ आ गई है। कितनी आ गई है 2HZ आ गई है। तो ये थी हमारी भाई रोटर आवृत्ति। तो दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें क्या दिया था, हमारे पास एक मोटर थी, उसके ऊपर क्या थे भी 4 पोल स्थापित थे स्टेटर के ऊपर। स्टेटर के ऊपर कितने पोल स्थापित थे 4 पोल स्थापित थे। आवृत्ति दे रखी थी 50 Hz। तो इसमें से हमने हमारे से 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे भी। एक तो पूछ रखा था मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी NS क्या होगी। दूसरा हमसे पूछ रखा था भी रोटर गति क्या होगी, भाई रोटर किस गति पे चलेगा। तीसरा पूछ रखा है जो हमारा रोटर है उसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो ये हमारे पास होता भाई यदि प्रतिशत स्लिप 4 है तो हमें पता भाई सोल्यूशन में हमने क्या किया भाई, पहला हमें दिया हुआ था पोल दिए हुए थे 4, आवृत्ति दे रखी थी 50 Hz और प्रतिशत स्लिप कितना था 4। तो हमारे पास सबसे पहले हमने निकाला भाई सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता भाई NS बराबर में 120 F/P। तो 120 F/P का मान हमने यहाँ पे रख लिया 120 गुणा में आवृत्ति दे रखी थी हमें 50 और पोल दे रखे थे 4। तो हमारे जो सिंक्रोनस स्पीड आई वो कितनी आई थी 1500 आरपीएम आई थी। कितनी आई थी 1500 आरपीएम। उसके बाद दूसरी चीज हमसे पूछ रखी थी रोटर गति क्या होगी। तो रोटर गति हमारे पास क्या होती है भाई, तो रोटर गति निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए प्रतिशत स्लिप होनी चाहिए। तो प्रतिशत स्लिप हमें क्या पता भाई, प्रतिशत स्लिप बराबर होता है NS माइनस में NR बटे में NS गुणा में 100। तो स्लिप का मान हमें दिया था 4, NS का मान हमारे पास था 1500, NR हमने क्या करना था निकालना था। NS का मान कितना है 1500 और गुणा में कितने हैं 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 और इसकी गुणा करी तो कितना हो गया 60। 60 बराबर में कितना होगा भाई 1500 माइनस में NR। तो NR बराबर में क्या हो जाएगा 1500 माइनस में 60 बराबर में 1440। तो रोटर स्पीड हमारे पास कितनी आई 1440 आरपीएम आई। कितनी आई है 1440 आरपीएम आई है। उसके बाद हमसे पूछेगा भाई रोटर आवृत्ति क्या होगी। तो एफ आर क्या होती है हमारी स्लिप गुणा में आवृत्ति। तो स्लिप हमें कितनी दी थी 4%, आवृत्ति हमें कितनी दी थी 50। तो एफ बराबर क्या होगा भाई 4 गुणा में 50 बटे में 100। तो 0 से 0, 5 पे 2 और 2 से 4 कट गया 2 पे, तो 2HZ। तो एफ बराबर में क्या आ गई 2HZ। ये थी भाई हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर की पहली क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताना। और इस
चैप्टर के अंदर से हर पेपर के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर से। तो पहले हम इसकी थ्योरी करेंगे, 2 या 3 क्लासों में हमारी थ्योरी की क्लास पूरी होगी। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। अगर हमारे द्वारा करवाई गई क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना। धन्यवाद।